के बाद पहली बात तो ये थॉट कहाँ से आया कि बैंकिंग में जाना है या बैंकिंग करना है, और क्या आपको डर नहीं लगा कि यार मैं कैसे करूँगा, मैं तो 20 साल से बिल्कुल आउट हूँ? 17-18 साल तो हमने पढ़ाई टोटली छोड़ दिया। मैं एयरफोर्स में था तो वहाँ पे एज ए टेक्नीशियन जॉब था। तो टेक्निकल जॉब और फिर अपनी जो बेसिक पढ़ाई है दोनों अलग हो जाते हैं। फैमिली का क्या रोल रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? वाइफ का ये कहना था कि आपको जहाँ रखना है रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वाइफ की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला, इसलिए मैंने सर्विस छोड़ा भी और लास्ट में 1 साल में बैठ के तैयारी भी किया। तो पूरे घर चलाना, घर के काम करना, मतलब खाना पीना बनाना, बच्चों का भी केयर करना। आपने इतनी हिम्मत की सर्विस छोड़ के और जाना, फिर से पढ़ाई करना, और उसमें भी आपने सबसे अच्छा बैंक SBI चूज किया, उसको अचीव किया। वेरी बिग थिंग। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है आपको सर्विस एक छोड़ के दूसरी लेना। अगर आप चाहेंगे तो आपको मिलेगा, डरेंगे तो नहीं मिलेगा। सेम नए फ्रेशर्स के लिए भी है। अब अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको जो अर्जुन वाली हाल है कि मछली की आंख पे आपको निशान लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं। आप 10 जगह बट जाइए, कोई फायदा नहीं। कि हम चाहते हैं कि इमीडिएट में मिल जाए, संभव नहीं है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका स्वागत है। डेयर टू ड्रीम एक ऐसा शो है, या हमने एक ऐसा पॉडकास्ट बनाया है जहाँ पर हम कुछ सक्सेसफुल लोगों को इनवाइट करते हैं, और ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कुछ डिफरेंट सोचा होता है और उसको अचीव भी किया होता है। तो आज के हमारे शो के गेस्ट हैं अभय। अभय का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 20 साल उन्होंने एयरफोर्स सर्विस में काम किया है, 20 साल, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे बैंकिंग में जाना है। तो अपनी जॉब को छोड़ के बैंकिंग की तैयारी की। पहले फेलियर्स देखी, 1 साल कुछ नहीं हुआ, और अगली साल फिर एग्ज़ाम्स निकाले, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स निकाले। SBI क्लरिकल एग्ज़ाम निकाला, IUPS क्लरिकल एग्ज़ाम निकाला। आप सोचो कि 20 साल अब टोटली आउट ऑफ टच हो स्टडीज़ से, उसके बाद आपको फिर से पढ़ना पड़े, और आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अब आपको उस यूथ को फेस करना है जो 20, 21, 22 साल का यूथ है और जो फ्रेश तैयारी कर रहा है। तो उससे आप कैसे कम्पीट करोगे? तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के गेस्ट से। अभय, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज आपने मुझे बुलाया। अभय, सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर हम आपसे सुनना चाहेंगे कि 20 साल सर्विस करने के बाद पहली बात तो ये थॉट कहाँ से आया कि बैंकिंग में जाना है या बैंकिंग करना है, और क्या आपको डर नहीं लगा कि यार मैं कैसे करूँगा, मैं तो 20 साल से बिल्कुल आउट हूँ? सर 20 साल का सर्विस करने के बाद थोड़े तो डिफ़िकल्टी आते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि 17-18 साल तो हमने पढ़ाई टोटली छोड़ दिया। मैं एयरफोर्स में था तो वहाँ पे एज ए टेक्नीशियन जॉब था। तो टेक्निकल जॉब और फिर अपनी जो बेसिक पढ़ाई है दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे मैं वहाँ पे था, रडार में काम करता था, तो मुझे रडार के विषय में पढ़ना था, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी थी। यहाँ अभी हमें मैथ, क्वांट से सब पढ़ने हैं। तो 20 साल, लगभग 18 साल 19 साल सर्विस छोड़ने के बाद थोड़ी तो डिफ़िकल्टी आती है, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो जाए, हो नहीं सकता है। तो पहले बताइए, बैंकिंग का थॉट कहाँ से आया कि बैंकिंग में जाना है? सर बैंकिंग में जाने के 2 रीज़न होते हैं। एक तो क्या है कि हम जिस सर्विस में रहते हैं, जैसे मैं एयरफोर्स में था, तो वहाँ पे क्या है कि हमारे लिए लाइफ बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। बट जो बच्चों की हायर एजुकेशन में है, थोड़ी वहाँ डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि बार बार पोस्टिंग के कारण आप उनको एक जगह अच्छे से आप पढ़ा नहीं सकते। हर जगह सेम एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल सकती है। अगर आपका बच्चा कुछ करना चाह रहा है, हो सके वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं अवेलेबल। तो मेन 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो बच्चों का एजुकेशन है, ताकि उन्हें एक स्टेबल लाइफ दिया जाए और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और दूसरा रीज़न होता है सर, वो है आपका पेमेंट से रिलेटेड। एज ए एक सर्विसमैन अगर हम बैंक में ज्वाइन करते हैं, मैं केवल अभी एक सर्विसमैन की बात करता हूँ, तो जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे अभी नए फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हमारा पेमेंट लगभग डबल होता है। क्योंकि जो हमारा लास्ट बेसिक वहाँ पे होगा वो लगभग थोड़ा कम करके यहाँ पे वो आपको बेसिक दिया जाता है। बाकी उसके ऊपर DA होंगे और अलाउंसेस अगर आप जोड़ते हैं तो नॉर्मल कैंडिडेट से लगभग 30 से 35 हज़ार हमें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। तो ये बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। और किस एज ग्रुप में हैं? लड़की मेरी इस साल 11th में गई है, जस्ट 10th की है। मार्क्स तो ठीक है, अच्छे नहीं है, लेकिन 90% आए हैं। अरे वाह। और लड़का इस साल 9th में गया है सर। दोनों अभी केंद्रीय विद्यालय जो बरनाला है वहीं पे स्टडी कर रहे हैं। तो आप
इस सर्विस के दौरान जो एयरफोर्स की सर्विस करते, कहाँ-कहाँ इंडिया में घूमे हैं? सर मैं जो 20 साल की सर्विस में मेरी पहली पोस्टिंग बेंगलोर में रही है। दूसरी पोस्टिंग जो मुझे मिली है वो आपका ग्वालियर में है। तीसरा पोस्टिंग जो है गुजरात का एक प्लेस है नलिया, वहाँ पे रहा है। और जो चौथी पोस्टिंग मेरी रही है यहाँ पे बरनाला पंजाब में रहा है। तो आप मोटा-मोटा आपने पूरा घूमा हुआ है। लगभग सर लगभग आपने इंडिया के बड़े-बड़े पार्ट्स देखे हुए हैं। तो जब आपने सोचा अब है कि बैंकिंग अच्छा है, सैलरी और फाइनेंशियली मेरे लिए अच्छा होगा, तो आपके मन में क्या ख्याल आया कि आप कर लोगे एग्ज़ाम? ऐसा मन में पहला थॉट क्या आया? सर थॉट तो था कि मैं कर लूँगा। क्यों? ऐसा क्यों लगा आपको कर लोगे? क्योंकि पहले जो मेरी इनिशियल जो पढ़ाई थी उसके अनुसार से मतलब मैं पढ़ने में अपना ठीक नॉर्मल मतलब अच्छे स्टूडेंट्स में था। तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार से था कि मेरा हो जाएगा। हाँ, अब कहाँ पे होगा ये कंफर्म नहीं है, बट नौकरी हो जाएगी इसका कभी डर नहीं लगा कि नौकरी नहीं होगी। क्योंकि अब ये सोच के हम छोड़ देंगे तो फिर आगे हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो जब आपने सोच लिया कि करना है और तैयारी शुरू की और तैयारी में जब आगे बढ़े, ठीक है सर। तो फिर कैसे एक्सपीरियंस रहा? फिर बीच में आपको क्या स्ट्रगल्स फेस किए? कभी डर लगा? मतलब फेलियर का डर तो नहीं था, लेकिन हाँ रिजल्ट नहीं आने पे थोड़ा सा तो दुख होता है। जैसे पिछले साल मैंने दिया था, तीनों मेरे एग्ज़ाम अच्छे गए थे। आरआरबी का भी एग्ज़ाम मैंने पिछले जो 22-23 वाली बात कर रहा हूँ उसमें मेरे 87 मार्क्स थे, मैं बिहार से दिया हुआ था। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ में मैं फेल हो गया। और वो भी फेल होने का रीज़न मेरा खुद का कैलकुलेशन गलत था। मैं पिछले 3-4 साल का स्टडी उठा के देखा था। आरआरबी में कभी भी 16 इसमें रीजनिंग में कभी भी 16 मार्क्स से ऊपर बिहार का कट ऑफ नहीं किया था। तो इस कैलकुलेशन के अनुसार से अब मैं ओवर कॉन्फिडेंट कहिए या गलत रीड कर लेना कहिए, मैंने 19 क्वेश्चन रीजनिंग में बनाया था और 19 में मेरे 19 मार्क्स आए थे। बट मैं फेल इसलिए हो गया था कि उस समय जो आपका जनरल नॉलेज था, जीके के क्वेश्चन, वो बहुत टफ था। उसमें उस साल का कट ऑफ 1.75 मार्क्स शायद गया था और मेरे 24.75 आए थे। तो जो बच्चे उसके एक लॉस भी अगर मैं बोलूँ तो मतलब ये है कि क्या है कि सेक्शनल उसमें एग्जाम नहीं होता है आरआरबी में, तो सेक्शनल नहीं होने के कारण मुझे लॉस हुआ क्योंकि मैं जनरल नॉलेज अच्छा कर गया। बट जो बच्चे जनरल नॉलेज में कमजोर थे उनके पास ओवरऑल टाइमिंग था तो उन्होंने रीजनिंग अच्छा बना लिया और तो मेरा अच्छा, कैलकुलेशन गलत हो मुझे गया। बताइए तैयारी कैसे की आपने? अब ये आपने 4 सब्जेक्ट हो गए बेसिकली। हाँ सर। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और ये जीए। तो क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने कैसे एक-एक चीज सब्जेक्ट को कैसे सर तैयार मैं किया? इनिशियल से अड्डा ही सेलेक्ट किया था। एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, वो भी ऑलरेडी एसबीआई में वर्किंग है, एमके सिंह नाम है उनका, वो ऑलरेडी वर्किंग है, तो वो तैयारी कर रहे थे। तो जब वो 20 में उनको सर्विस हो गया, 20 में वो जून में ज्वाइन कर गए एसबीआई, तो उन्होंने मुझे बताया था उसी समय कि अड्डा है वहाँ से तुम देख सकते हो। तो लगभग 21 तक तो मैं जब स्टार्ट किया अपना जर्नी, क्योंकि वहीं से करता था, तो फ्री वाली जितनी भी थी वो मैं देखता रहता था, चाहे यूट्यूब का फ्री हो या नॉर्मल अपना ऐप पे जाके फ्री हो, वो सब मैं करता रहता था। फिर मैंने देखा कि लगभग मैं बेसिक के तो कंप्लीट कर चुका हूँ, मुझे अब अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है। तो फिर मैंने बैंक महापैक लिया था और उसके थ्रू अपना मैं प्रिपरेशन शुरू किया। तो उसमें आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था, वीक क्या था? सर स्ट्रॉन्ग तो जैसे मैं बिहार से हूँ तो सबसे हमारा जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो मैथ रहता है और जो वीक रहता है वो इंग्लिश रहता है। क्योंकि बिहार में क्या है कि ग्रामेटिकली तो आप अच्छे हो सकते हैं बट स्पोकन बिहार में थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पे फिर कैसे आपने इंग्लिश को पिकअप किया? किससे पढ़े थे आप इंग्लिश? इंग्लिश संतोष रे सर का देखता था मैं, सुबह में जो वोकअप के लिए पढ़ाते थे वो क्लास, प्लस बाकी एग्जाम के अनुसार से कभी 11 बजे 12 बजे उनका जैसे जैसे सेट के अनुसार से आता था वो मैं करता था। तो मैंने मैक्सिमम उनको फॉलो किया, 120 रूल्स उनका जो संतोष रे सर का था वो फॉलो किया। मैथ में मैं अड्डा के 2 टीचर्स को मतलब कंटिन्यू उन्हीं को फॉलो किया हूँ, बाकी ऐसे देख लेता था। एक तो जो अपने शांतनु शुक्ला सर हैं उनका देखता था और दूसरा सिद्धार्थ श्रीवास्तव, हाँ उनका देखता था। सेम मैं रीजनिंग के लिए सौरभ सर का देखता था और इनका देखता था श्रीवास्तव सर का, अपना सौरभ कुमार है, शुभम श्रीवास्तव सर का, उनका देखता था। रीजनिंग में 2 हो गए, मैथ के लिए 2 हो गए, इंग्लिश में मैं केवल संतोष रे सर का देखता था
और जो जनरल नॉलेज की बात है, चाहे करंट अफेयर्स हो या अपना स्टैटिक हो, उसके लिए मैं 2 टीचर को फॉलो करता था, अपने आशीष गौतम सर को और वैभव सर को। ठीक है। तो अब पढ़ाई के बारे में बताइए कि जब आप पढ़ाई करते थे तो आपने कैसा शेड्यूल बनाया था? क्या सब्जेक्ट कितने घंटे करते थे? मॉक टेस्ट कितने करते थे? सर मैं मॉक टेस्ट इनिशियल तो मैं थोड़ा कम करता था, क्योंकि पहले मैं 6 महीना लगभग 22 में अपना 6 महीना के लगभग अपना बेसिक सुधारा। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट प्री का देना शुरू किया, तो सप्ताह में 1 या 2 देता था। जब मेंस के पास पहुंचा तो उसी के अनुसार से मेंस का भी मैं 1 या 2 मॉक देता रहता था वीकली। बाद में जब नज़दीक आता गया उसके अनुसार से अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता गया। लेकिन फर्स्ट में 2022 में मेरा कोई भी रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं देखा कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लियर करा सकता है एग्जाम, वो या तो जीके है या तो इंग्लिश है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि अच्छे बच्चे भी मैक्सिमम 20 तक जाके उनकी सांसें टूट जाती है, और जो हम नॉर्मल वाले हैं वो भी आपको 10-12 तक कर जाते हैं। तो मैं इसीलिए 22 में मैं मैक्सिमम टाइम अपना जनरल नॉलेज पे दिया। लगभग मैं 8 घंटे 9 घंटे स्टडी में कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे तो केवल जनरल नॉलेज पे देता था। सुबह 7 बजे सर का आता है, आशीष गौतम सर का, वो देखता था। उसके बाद उनका वीकली जो आता है क्वेश्चन MCQ वीकली, वो भी देखना। साथ में जो अड्डा के ऐप पे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उनको देखना। मतलब मैं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक, मतलब सितंबर एंड अक्टूबर तक का, जैसे मैं RRB और IBPS का देना गया, सेम ऐसे SBI का, मतलब 6 महीने का करंट अफेयर्स में मल्टीपल टाइम्स अपना रिवीजन करता रहा, क्योंकि 1 बार 2 बार पढ़ने से आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। और चाहे टीचर, मेरा जो अपना पर्सनल मानना है, टीचर चाहे कितने भी अच्छे हो, जब तक बच्चा नहीं चाहेगा उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। एग्री। अच्छा ये बताइए कि जब आपने कहा पहली बार जब आपने एग्जाम्स दिए तो फेलियर्स फेस किए, तो मैं जानना चाहूँगा कि उस टाइम आपके आसपास जो लोग थे, सोसाइटी में रिलेटिव्स होते हैं, उन्होंने क्या कहा? क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले एक और एक्स सर्विसमैन से मिला था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि किस तरह सोसाइटी का प्रेशर आता है या लोग किस तरह की बातें करते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कुछ? सर सोसाइटी की तरफ से तो कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, जो मैं अपना फील करता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन मुझे ही लेना है। अगर दूसरे की बात को सुन के अगर मैं डाइवर्ट हो जाऊँगा तो मैं अपनी काम नहीं कर पाऊँगा। जो मेरा मानना है, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे फेलियर हुआ, मुझे पता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे थोड़ा देर के लिए अगर लूजर बोल देता है, थोड़ा देर के लिए मान लेता हूँ कि नहीं हुआ, इतनी अच्छी एक सर्विस आपने छोड़ दिया और दूसरी आपकी नौकरी नहीं हो रही है, तो मैं उस चीज़ को कभी अपने ऊपर लेता नहीं। जो पुरानी कहावत है ना कि एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, मैं वही सजेशन लेता हूँ जो मेरे बेनिफिट का है। बाकी मेरे आमने सामने कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जितनी सजेशन आता हूँ सुनता सबकी हूँ, जो मेरे फायदे की है वो लेता हूँ, नहीं है उसको मैं सोचता भी नहीं। चाहे वो मेरे मदर फादर ही अगर बोलते हैं, हो सकता है गलत माना जाए, बट अगर वो फायदे की नहीं है, जिससे कि मुझे कुछ फायदा नहीं मिल सकता इन द सेंस पढ़ाई के मामले में, किसी मामले में, तो मैं उसको निगलेक्ट करता हूँ। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, मेरा मानना है, तो आपको वही करना ही पड़ेगा। निगलेक्ट करना अगर आपने सीख लिया, जैसे एग्जाम में हम जाते हैं तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। मैक्सिमम बच्चे क्यों फेल होते हैं, उसका रीजन सबसे बड़ा है कि वो सुनते हैं किसी ने 150 अटेम्प्ट कर दिया, मान लीजिए मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, या प्री में बोल दिया कि 100 में मैंने 100 कर दिया, 90 कर दिया, मार्क्स नहीं आते हैं। तो अटेम्प्ट से मतलब नहीं है, आपका एक्यूरेसी मायने रखता है कि आप एक्यूरेट कितने हैं। जैसे इस बार मैंने SBI का एग्जाम दिया, मेरे साथ में, नाम मैं नहीं बताऊंगा, मेरा एक सर्विस पर्सनल ही है, उन्होंने लगभग 115-120 अटेम्प्ट किया था और मेरा जो अटेम्प्ट था वो 77 था। तो मैं 77 करके आया, और जब वो बाहर निकल के बोला तो थोड़ा देर के लिए मुझे भी लगा कि सेम सेट सेम, मतलब एक ही, हमने 25 तारीख को एग्जाम दिया, सेकेंड शिफ्ट मेरा भी था, सेकेंड शिफ्ट उसका भी था। वो जब निकल के आया बोला 115, तो थोड़ा देर के लिए मुझे भी दुख लगा, इसका मतलब मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। बट जब मैं घर पे आया, थोड़ा देर के लिए मुझे भी दुख लगा था, बट मैं घर पे आया, जब अपनी क्वेश्चन ऑलरेडी सारे आते हैं, जब अड्डा पे आए सब जगह मैंने देखा, तो मैंने 27
जीके में अटेम्प्ट किए थे और 27 में मेरे 27 सही थे। वाह। तो उसके बाद मैं समझ गया कि मेरा इस बार हो जाएगा, और हुआ ऐसे ही। मेरा हुआ, जो 115 वाले थे उनका नहीं हुआ। ओके, चलिए मुझे एक और चीज़ बताइए कि फैमिली का क्या रोल रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? सर फैमिली की तरफ से तो पूरा सपोर्ट चाहिए। जैसे हम सर्विस करते हैं, तो हमारे सर्विस में मतलब मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, इतनी अच्छी इन्वायरमेंट है कि कोई भी वाइफ उस इन्वायरमेंट को छोड़ना पसंद नहीं करती है। क्योंकि वहाँ क्या है कि आपकी इतनी सिक्योरिटी है, मतलब पढ़ाई समझ लीजिए, जो बेसिक एक आपकी फैमिली के जो इन्वायरमेंट चाहिए उनके आराम से ज़िंदगी काटने के लिए, स्वर्ग जो समझिए, वो हमें एयरफोर्स में मिलता है। तो कोई भी वाइफ नहीं चाहती है कि सर्विस छोड़ सके, बट मेरे केस में थोड़ा उल्टा है। वाइफ का ये कहना था कि आपको जहाँ रखना है रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वाइफ की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला, इसलिए मैंने सर्विस छोड़ा भी, और लास्ट में 1 साल में बैठ के तैयारी भी किया। तो पूरे घर चलाना, घर के काम करना, मतलब खाना पीना बनाना, बच्चों का भी केयर करना। कभी कभी मान लीजिए पढ़ाई होते होते कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें भी थोड़ा बड़ा, ऐसा नहीं बोल सकता किसी को टेंशन नहीं होती है भाई रिजल्ट, क्योंकि एक अच्छी सर्विस हमने छोड़ी है, दूसरा अभी मिला नहीं है, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में अभी कभी कुछ बोल भी दिया, उसको बर्दाश्त करना, ये सोचते हुए कि हाँ भाई ये हमारे लिए ही तो कर रहा है, क्योंकि मैं तो आखिर अल्टीमेटली अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। तो अगर इतना समझने वाली वाइफ मिल जाए तो किसी को भी जिंदगी काटनी आसान होती है। अगर नहीं मिले तो फिर दिक्कत है। तो फैमिली की तरफ से मुझे, वाइफ की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो जब आपने बैंकिंग की तैयारी की शुरू की थी, तो आपका गोल क्या था मेन? आप किस बैंक को आपने टारगेट किया था? आपका ड्रीम क्या था उस टाइम, और क्या आप वो अचीव किया या नहीं किया? सर मेरा तो ड्रीम नहीं, लेकिन वाइफ का ड्रीम था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही रिजल्ट चाहिए। ओके। तो इसी के लिए मेरा पिछले साल भी और भी मेरे रिजल्ट आए थे। मैं FCI में एज अकाउंटेंट का आया था, उसका अपॉइंटमेंट भी आ चुका था, फिर भी मैं ज्वाइन नहीं किया। नवोदय का असिस्टेंट ऑडिटर का आया था, उसका भी अपॉइंटमेंट लेटर आया था, मैं ज्वाइन नहीं किया। तो मेन टारगेट मेरा SBI था, इसलिए नहीं कि मुझे अपने लिए करना है। मैं तो RRB में भी चला जाऊं तो मुझे पेमेंट तो मुझे हर जगह सेम मिलती, थोड़ी सी की डिफरेंस होती, बट वाइफ का चॉइस था कि आपको SBI चाहिए, तो मैं इसीलिए कोशिश कर रहा था कि मेरा SBI में हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा IBPS भी हुआ है, बट ज्वाइन करना है SBI ही। तो आपने अपना भी और वाइफ का दोनों का ड्रीम? मेन वाइफ का था कि भाई SBI जाना है, उनका पसंद है SBI, तो मैं बोला ठीक है। पिछला 20 साल हमने मदर फादर के लिए काम किया, भाई बहन को सेट किया, तो इस 20 अब बची हुई जो जिंदगी है उनके लिए कर देते। गुड। तो आपकी पोस्टिंग आ गई अभी? सर मेरी सर्विस खत्म हो चुकी है, मतलब मैं डिस्चार्ज ले चुका हूँ। 2022 तो हो गया, बट SBI का? SBI का भी आया नहीं है सर। Okay. अभी केवल अब मतलब जब भी मेल आ जाए DV के लिए, सब आया नहीं है अभी। सेंट्रल बैंक का ऑलरेडी हो चुका है, DV सब कुछ हो जाए, मैं एक्सटेंशन लेके रखा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अब तो आपका SBI में हो गया है और तो बच्चों को भी आप एक जगह अच्छे से पढ़ा पाएंगे, अब आगे क्या सोच रहे हैं? आगे तो सर अभी तो मतलब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। एक तो सर्विस मिल गई और जो चाह रहे थे वही मिल गई, तो इसलिए रिलैक्स है। बाकी अब आगे प्लान है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, उनको अच्छा शिक्षा दिया जाए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में अपने अनुसार से जो चाहे वो कर सके। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने इतनी हिम्मत की सर्विस छोड़ के और जाना, फिर से पढ़ाई करना, और उसमें भी आपने सबसे अच्छा बैंक SBI चूज़ किया, उसको अचीव किया, एंड वेरी बिग थिंग। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अड्डा से तो 2021 से ही जुड़ा हूँ, मतलब फ्री वाली। मेन बैंक महापैक तो मैं 22 में लिया था। और साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने जो भी एक सर्विस पर्सनल है या जो नॉर्मल है, जो भी मतलब फ्रेशर कैंडिडेट है, कि अगर नौकरी आपको चाहिए तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किस चीज़ से? आपको मोबाइल उतना ही यूज करना है, यूट्यूब उतना ही यूज करना है जो आपकी क्लास चल रही है। यानी जो सोशल मीडिया है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इससे को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि दोनों काम एक साथ आप नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, मैं थोड़ा सा पीछे जाकर आपको बताता हूँ। जैसे आप महाभारत की याद कीजिए। महाभारत में जब अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन का क्या टारगेट था कि मुझे जयद्रथ को मारना है, लेकिन शाम सूरज ढलने से पहले मारना है, तो वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। वो दो जगह बट रहे थे, मारना भी है और सूरज ढलने से पहले मारना है, तो उनका टारगेट चेंज हो गया था। वो कर सकते थे, जयद्रथ को मार सकते थे, इतनी कैपेबिलिटी थी, बट वो जो उनका टारगेट था वो गलत सिलेक्शन हो गया था। तो अपने आप को डाइवर्ट भी नहीं करना है, आपको एक जगह रखना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है,
तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप टाइम पास करेंगे तो बाद में दूसरे को कोस सकते हैं या अपने आप को कोसेंगे। तो बेहतर यही होगा, अच्छे से पढ़ें, सही जगह से पढ़ें। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अच्छे जो टीचर आपको अच्छे गाइड करते हैं वहाँ से जाकर पढ़ना चाहिए। समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो हमारे एक सर्विस पर्सनल है उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है आपको सर्विस एक छोड़ के दूसरी लेना। अगर आप चाहेंगे तो आपको मिलेगा, डरेंगे तो नहीं मिलेगा। सेम नए फ्रेशर्स के लिए भी है। अब अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको जो अर्जुन वाली हाल है कि मछली की आँख पे आपको निशान लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं। आप 10 जगह बट जाइए, कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही कहा, आई टोटली एग्री विद दैट। फोकस एक मस्ट है, आपको क्लियर होना चाहिए करना क्या है और फोकस वे में काम करना चाहिए। और एक मुझे और बात अच्छी लगी आपकी, आपने कहा कि मेरे काम की चीज़ होती है वो अपने पास रखता हूँ, बाकी मैं इग्नोर कर देता हूँ। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इतनी नॉइज़ेज़ हैं आजकल हमारे एनवायरनमेंट में। और स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हो, आपको लगेगा कि यार सबकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, सबकी लाइफ में सारी खुशी हैं, बस मैं ही ऐसा हूँ, मेरे पास ही कुछ नहीं है। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। और बहुत सारी ऐसी ऐसी रैंडम एडवाइसेस आपको मिलेंगी ऑनलाइन, और तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप डाइवर्ट हो सकते हो। तो सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं या आपका फोकस लूज़ हो रहा है। फोकस करके पढ़ाई करें। मुझे लगता है 1 से 2 साल अगर ढंग से पढ़ाई की जाए तो एग्ज़ाम निकल सकता है, इतना भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है सर, 1 से 2 साल काफ़ी है। काफ़ी है। बशर्ते आप 6 महीना पहले अपने मिनिमम बेसिक पे ध्यान दें, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं होगा शॉर्ट ट्रिक्स किसी भी टीचर का काम नहीं है। राइट। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स उसी से बन पाता है जिसके पास बेसिक होती है। ये मेन रीज़न है सर, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, मेन सबसे बड़ा कारण कि हमारे यहाँ शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा माने जाते हैं कि हम चाहते हैं कि इमीडिएट में मिल जाए, संभव नहीं है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। मेन चीज़ वही है सर, जैसे हम लोग भी फेस करते हैं। मैं भी पिछली 2 सर्विस मतलब एक तरह से मैंने अपॉइंटमेंट लेटर आया, छोड़ दिया, घर से अच्छा खासा मुझे डांट मिला, सिवाय वाइफ और बच्चे के और कोई ऐसा नहीं है जो मुझे डांटा नहीं हो। तो घर से डांट मिला, मदर फादर से डांट मिला, यहाँ तक कि जो अपने मामा का घर है वहाँ से भी डांट मिला। सबने ही बोला कि तुमने बहुत बड़ा गलत किया, लेकिन मैं फोकस था कि मुझे सर्विस तो मिल जाएगी। हाँ, ये जगह क्लियर नहीं था कि कहाँ जाएंगे, कौन सी एग्ज़ाम क्रैक होगी, लेकिन इतना था कि सर्विस कोई ना कोई इन बैंकों में से, क्योंकि इस बार मैंने केवल ये 3 बैंक का ही फॉर्म भरा था, बाकी CGL ये सब कोई मैंने नहीं भरा था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी वाइफ का चॉइस था कि SBI चाहिए, तो मैं इसीलिए उतना ही भरा। तो मेरा एक ही मानना है कि ज़्यादा समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैक्सिमम टाइम में आप यूट्यूब में देखेंगे, वीडियो के कारण सब लोग चाहते हैं कि मुझे लाइक्स मिले, मेरा व्यू बढ़ जाए, इस कारण से वो फालतू की न्यूज़ें आपको देते रहेंगे। अभी जैसे चल रहा है कि भाई SBI का भी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, जो अभी प्रेजेंट में आपका है IBPS और RRB, उस पर फोकस करें। बच्चे ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं, सर कब आएगा, वेटिंग लिस्ट कब आएगा। ये पता है कि SBI कम से कम 3 महीने बाद ही पहला वेटिंग लिस्ट देता है। फिर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। आप समय बर्बाद कर लिए, बाद में पछताइए। गीता में कहा गया है ना, कर्म करो, फल के फल चिंता तो आ जाएगा। तो सेम है सर, आप एग्जाम दे दीजिए और रिजल्ट के भूल कर्म पे जाइए। फोकस करो, काम करो आप। आपका अगर एग्जाम सही है, प्रिपरेशन सही है, तो रिजल्ट जरूर आएगा। जैसे मैं अपना बताया कि इस बार मैं जब 27 मैंने आके देख लिया, लगभग मैं भी क्लियर था कि मेरा सही है, बट जब आके मैंने मैच कर लिया कि 27 में 27 सही है, तो मैं इतना क्लियर था कि अगर 60 से लेके 65 तक जाएगा, उस बीच में मैं जरूर आऊँगा। मैं जैसे 64.5 इस बार मार्क्स आया, तो मैं इतना क्लियर था कि 60 तक हमारे एक सर्विसमैन के लिए 60 मिनिमम कट ऑफ है, फिक्स कट ऑफ रहता है SBI का। तो मैं इतना क्लियर था कि क्रॉस कर जाऊंगा। अब कितना आएगा ये कंफर्म नहीं था, लेकिन 60 में क्रॉस कर जाऊंगा। मेरा भी मानना था कि 60 से ऊपर जाएगा तो देखा जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे काफ़ी कुछ सीखा। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। आप आगे बढ़िए और बैंकिंग में कुछ अच्छी सी चीज़ें कीजिए और अच्छी पोजीशन पे पहुंचिए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे। धन्यवाद। थैंक यू।